हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीएसई का सीरीज स्टार्ट किया था, वही आज कंटिन्यू लेकर चलेंगे। और प्रिलिमिनरी पार्ट जो है, प्राथमिक पार्ट ये हो गया था। आज हम लोग पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? भाग एक से लेके और आगे जो भी है। भाग एक में तो भैया आपको पता ही है कि धारा 9 से लेकर 35 बी तक है। तो सारा एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम पढ़ा भी दें, पढ़ भी लें हम, तो हैंग हो जाएगा दिमाग, ठीक है? इतना भी मजबूत नहीं है अभी हम, आप लोगों का दिमाग। तो स्टार्ट करेंगे सीपीसी। और आज ऑफ एक्शन ये रहेगा कि पहले मैं चार्ट दिखाऊंगा, बैरेक्ट भी दिखा दूंगा पहले कि बैरेक्ट है यहाँ पे, आप लोग को बैरेक्ट भी दिखाऊंगा। उससे पहले चार्ट पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर बैरेक्ट दिखा के उसको अच्छे से उनके दिमाग में एक बार बैठ जाए कि बैरेक्ट भी ऐसा होता है। और आप लोगों के पास बैरेक्ट हो चाहे ना हो, अभी आप आराम से यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपके पास बैरेक्ट रहेगा सीपीसी का, तो उसमें आप मार्क कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और अगर नोट करने का मन ना करे तो हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं सीधे पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चुपचाप मन लगा के पढ़ना है और अपना काम करते रहना है और खुश रहना है, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है? आइए। कहाँ गया भाई? हाँ, देखिए पहले आपको बैरेक्ट दिखा देता हूँ, ये सीपीसी का बैरेक्ट है। पार्ट वन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे। और ये तो हटाओ, इसको सीधे नोट पे आते हैं भैया। हम लोग को स्टार्ट करना है पार्ट वन, जो कि जिसका नाम है कि साधारणतः वादों के विषय में। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका प्रारूप कैसा है। पार्ट वन जो है, तो मैंने बताया था कि बैरेक के में सीपीसी के बैरेक में कुल मिलाकर 11 पार्ट है, मतलब 11 भागों में डिवाइडेड है सीपीसी, ठीक है? और 11 भाग के पहले एक प्रिलिमिनरी पार्ट, प्रिलिमिनरी है, प्राथमिक चैप्टर है। और उसमें 1 से लेकर 8 तक धाराएँ हैं, ठीक है? वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, आप लोगों ने देखा हो तो ठीक, वरना वीडियो जाके देख लीजिए। और वीडियो देखिए चैनल पे जाके। और चैनल का नाम जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वही है, लॉ वाला देसी लड़का। और भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो देखते हैं आप लोग, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। इसका नाम है, कौन सा कलर लूँ मैं? चलिए यही लेता हूँ। देखिए, भाग एक है यहाँ पर, साधारणतावादों के विषय में इस भाग का नाम है। और इसमें कुल मिलाकर धारा 9 से लेकर 85 बी तक है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक है। ये पहला पार्ट कुल मिलाकर 7 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है? 7 भागों में डिवाइडेड है। उसका नाम मैंने लिखा है, चार्ट बनाया है, आप लोग देख लीजिए। पहले भाग का नाम है न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय, ठीक है? अब इसमें क्या बताया गया है, न्यायालयों की जो कोर्ट्स की जुरिडिक्शन होती है, उसके बारे में बताया गया है। पूर्व न्याय यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत बताया गया है, ठीक है? तो दूसरा पार्ट है वाद करने का स्थगन। देखिए, ये न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय जो है, वो 9 से लेके 14 तक में है, ठीक है? धारा 9 से धारा 14 तक में है। और वाद करने का स्थान धारा 15 से 25 तक में है, कि वाद कहाँ पर, किस स्थान पर हम लोग वाद कर सकेंगे। और उसके बाद तीसरा पार्ट है भैया, वादों का संचित किया जाना, जो कि धारा 26 बताती है वाद कहाँ पर संचित किए जाएंगे। चौथा पार्ट है भाई, समन और प्रकटीकरण। प्रकटीकरण मतलब समन देने के बाद जब उपस्थित होता है वो व्यक्ति, तो उसको प्रकटीकरण कहेंगे। तो 27 से लेकर 32 तक में है। और उसके बाद अगला पार्ट है निर्णय और डिक्री, जजमेंट और डिक्री है भैया, ये धारा 33 बताती है। अगला धारा है 34 ब्याज। उसके बाद 35वां खर्चा, ठीक है? तो इसमें से हम लोग को सब कुछ नहीं पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 4-5 सेक्शन जो भी हैं, 6 सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है इस पार्ट में। बाकी सब सुना भी नहीं है, ठीक है? तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पहला पार्ट बता रहा है कि न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय, जैसे कि बैरेक में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पार्ट का नाम ही है, ठीक है? न्यायालयों की अधिकारिता, ठीक है? ये देखिए अधिकारिता। अधिकारिता का क्या मतलब होता है, ठीक है? ये तो बाद में देखेंगे, पहले अधिकारिता का मतलब देख लीजिए कि अधिकारिता का क्या मतलब होता है, कि जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है? ये देखिए, मैंने इसका बनाया हुआ है एक छोटा सा चार्ट, ठीक है? अधिकारिता का मतलब होता है भैया कि कोर्ट को उस जिस
केस, जैसे जो मुकदमा किया गया है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि क्या अधिकारिता है। जिस कोर्ट पर के समक्ष हम अपना वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, वाद मतलब मुकदमा, केस जो भी है, अपना केस जिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उस कोर्ट को हमारे केस पर कुछ भी कार्रवाई करने की अधिकारिता है। वो अधिकारिता कई प्रकार की हो सकती है, चाहे वो वाद मतलब विषय वस्तु से संबंधित हो, या धनीय अधिकारिता हो, भौगोलिक अधिकारिता हो, या कोई अन्य हो, आरंभिक या अपीलीय अधिकारिता हो। देखिए, अधिकारिता कुल मिलाकर 4 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? एक तो विषय वस्तु से संबंधित अधिकारिता, दूसरा भौगोलिक, तीसरा धनीय अधिकारिता और चौथा आरंभिक या अपीली एवं अपीलीय अधिकारिता, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है? तो मैं लिखा हूँ, न्यायालय की वह शक्ति, ठीक है, जिसके अंतर्गत वह किसी वाद, अपील या आवेदन को ग्रहण कर सकता है और सुनवाई के बाद उस पर निर्णय दे सकता है। तो ये कह रहा है कि ऐसी शक्ति, किसकी शक्ति? न्यायालय की, इसके अंतर्गत कोर्ट जो है किसी भी वाद पर, चाहे वो वाद हो, कोई भी मैटर हो, उस पर कार्रवाई करने की और उस पर अपना जजमेंट देने की, निर्णय देने की शक्ति हो, ठीक है? तो ये हो गया। और इसको, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद नहीं रखना है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, कि श्रीमती उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एआईआर 1962, एससी सुप्रीम कोर्ट का केस है। अधिकारिता का मतलब बताइए कि अधिकारिता का क्या मतलब होता है। तो अधिकारिता का मतलब होता है निर्णय करने की शक्ति या अधिकार, ठीक है? निर्णय करने की शक्ति या अधिकार या प्राधिकार अगर किसी के पास है, किसी कोर्ट के पास, तो ये कहा जाएगा कि उसके पास ये अधिकारिता है, ठीक है? मान लीजिए कि किसी कोर्ट के पास 5 लाख रुपए से ऊपर के मामलों को देखने की या उस पर अपना निर्णय देने की अधिकारिता नहीं है, तो ये धनीय अधिकारिता हो गई। मतलब उस कोर्ट की धनीय अधिकारिता सिर्फ 5 लाख रुपए तक की है, ठीक है? अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई मैटर आएगा, तो उस पर निर्णय नहीं दे पाएगा। चलिए भैया, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग धारा 9 पढ़ेंगे। पहले कहिए तो मैं बैरक दिखा देता हूँ धारा 9 का। पहले बैरक ही दिखा देता हूँ। देखिए, धारा 9 है, धारा 9 का हेड नोट है। धारा 9 का हेड नोट है कि जब तक कि वर्जित ना हो, जब तक कि मना ना किया गया हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे, ठीक है? जब तक कि मना ना किया गया हो, तब तक न्यायालय सिविल, सभी प्रकार के सिविल वादों का विचारण करेंगे। अब यहाँ पर सिविल वाद जब तक कि वर्जित ना हो, तो यहाँ तक समझ में आया, न्यायालय भी समझ में आया, सभी भी समझ में आया। अब ये सिविल वाद क्या चीज है? विचारण तो पता ही है कि उस पे ट्रायल जो भी है। सिविल वाद का क्या मतलब है? तो स्पष्टीकरण में, नहीं, स्पष्टीकरण में भी नहीं है। सिविल वाद का मतलब होता है भैया, ऐसा वाद जिसमें आपके अधिकार, अधिकार जो भी, सिविल वाद आप कब लेके आएंगे? जब आपका अधिकार हनन होगा, ठीक है? को कोई नुकसान होगा, चाहे वो पद संबंधी हो, चाहे कोई भी अधिकार संबंधी हो, या संपत्ति संबंधी हो, कुछ भी। अगर आपका अधिकार हनन, अधिकार का हनन हो रहा है आपके, तो आप सिविल वाद लेके आ सकेंगे। अब सिविल वाद के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले जो बेयर एक्ट कहता है वो देख लेते हैं। देखिए, न्यायालयों को यानी कि कोर्ट्स को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से संज्ञान वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने की अधिकारिता होगी, ठीक है? मतलब ये कहा गया है कि जो कोर्ट होगा, कोर्ट, उसको सिविल प्रकृति के जितने भी वाद हैं, उस पर विचारण करने की अधिकारिता होगी, ठीक है? जब तक कि उसको मना ना किया गया हो, चाहे वो अभिव्यक्त रूप से डायरेक्टली मना किया गया हो, या विवक्षित यानी कि इनडायरेक्टली मना किया गया हो, ठीक है? अगर उसको मना नहीं किया गया है, तो वो सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करेगा। ठीक, अब इसमें एक स्पष्टीकरण है। इसमें बताया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद थोड़ा सा बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें सिविल प्रकृति के वाद हो सकेंगी। इसमें भी पूरा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ तो है। देखिए, वह वाद यानी कि वह केस जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, ठीक है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई पद संबंधी
नंबर एक पद संबंधी, नंबर दो अधिकार संबंधी। अगर कोई भी मतलब संपत्ति संबंधी, अगर कोई भी अधिकार प्रतिवादित है यानी कि फंसा हुआ है ऐसा मैटर, तो इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद होगा। इसमें बताया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या होगा। तो कहा गया है कि चाहे कोई धन संपत्ति कोई मामला हो या पद संपत्ति संबंधी कोई मामला हो, अगर ऐसा कोई अधिकार प्रतिवादित है, ठीक है, ऐसा कोई मैटर चल रहा है, चाहे वो पद संबंधी हो या संपत्ति संबंधी, तो भले ही यह पद संबंधी अगर कोई मैटर है, तो चाहे वो पूरे धर्म पर रिलेटेड ही क्यों ना हो, टोटली वो भी सिविल प्रकृति का वाद होगा। अब आइए मैं चार्ट में बताता हूँ, ठीक है। कहा गया है, धारा 9 पहले देख लीजिए, उसका चार्ट है। न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचार करने की अधिकारिता होगी, ठीक है। अधिकारिता तो होगी किसकी? सिविल प्रकृति के सभी वाद की। कब? कब तक होगी? जब तक कि उसको मना ना किया गया हो, ठीक है। सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान लेने के लिए उन्हें अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से मना किया गया है। अगर मना किया गया होगा तब नहीं लेगा संज्ञान, और अगर नहीं मना किया गया है अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, तो सिविल प्रकृति के जितने भी वाद हैं, न्यायालय उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। अब देखिए, अब सिविल प्रकृति का वाद होता क्या है, ये देख लीजिए। सिविल प्रकृति का वाद चाहे वो पद संबंधी हो, कोई मैटर हो, या संपत्ति या अन्य सिविल अधिकार से संबंधित कोई मैटर है, वो सिविल वाद है। अन्य पद संबंधी तो जान लीजिए कि मान लीजिए कोई नौकरी का मैटर है। मान लीजिए कि आप मान लीजिए पुलिस में है, ठीक है, और आपको आपके सीनियर पद से बर्खास्त कर दिए, तो आपका जो उस पद के लिए कोर्ट में अगर आप वाद करते हैं, वाद केस करना चाहते हैं, तो वो जो आपका केस होगा वो सिविल मैटर है, ठीक है, पद से रिलेटेड है, चूंकि पुलिस ऑफिसर की नौकरी से रिलेटेड है। चाहे वो पद से रिलेटेड हो या संपत्ति से। मान लीजिए आपका कोई पैसा ले लिया है 50,000 रुपया, और 50,000 रुपया ले लिया है लेकिन वो आपको लौटा नहीं रहा है, तो आप जब उसके लिए मुकदमा लेके आएंगे, तो आपका वो मुकदमा ना संपत्ति का मुकदमा है, तो वो भी सिविल सिविल प्रकृति का होगा। और अन्य सिविल अधिकार से संबंधित अगर कोई मैटर है, अब अन्य सिविल अधिकार, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, विवाह विच्छेद, या मान लीजिए ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो वो भी सिविल प्रकृति का वाद होगा, ठीक है। विवाह विच्छेद का वो मुकदमा जो होता है वो भी सिविल, क्रिमिनल थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। सिविल प्रकृति का वाद है। अब स्पष्टीकरण एक क्या कहता है? स्पष्टीकरण एक कहता है भैया कि अगर कोई भी पद से रिलेटेड मैटर है, केस है, उसमें धर्म भी जुड़ा है, चाहे संपत्ति से रिलेटेड मैटर है उसमें भी धर्म जुड़ा है, चाहे पूर्ण रूप से वो धर्म पर ही आधारित हो, ठीक है, तो वह भी उस वो मुकदमा भी सिविल प्रकृति का मुकदमा होगा, ठीक है। होगा फिर से, पद से रिलेटेड अगर कोई मुकदमा है और वह पूर्ण रूप से कंप्लीटली वो धर्म पर आधारित है, ठीक है। मान लीजिए, जैसे किसी का भी पद, जैसे मान लीजिए कि कोई पद चला आ रहा है धार्मिक, उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है, तो भी वो सिविल वाद है। और संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई मैटर है जो कि पूर्ण रूप से धर्म पर आधारित है, तो भी वो सिविल प्रकृति का वाद होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि सिविल प्रकृति के वाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सिविल प्रकृति का वाद कौन सी चीजें हैं जो सिविल, जैसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का वाद है या सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। तो सिविल प्रकृति का वाद पहचानने के लिए मैं आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा कि एक आइडेंट, जब मेंस का आंसर राइटिंग कराऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये वाद सिविल प्रकृति का है या सिविल प्रकृति का नहीं है, ठीक है, सिविल नेचर का है या सिविल नेचर का नहीं है। वो हम लोग जब मेंस करेंगे तब अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, पूरा फुल डिटेल में। और आपको मैं एक लिस्ट भी दूंगा कि कौन कौन से वाद सिविल प्रकृति के हैं, कौन कौन से वाद सिविल प्रकृति के नहीं है, तो पहचानने का तरीका भी दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब धारा 10 पे आएंगे हम लोग, इसके पहले बैरक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका बैरक। धारा 10 है, वाद का रोक दिया जाना, ठीक है। वाद का, देखिए,
मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो बेरेट कह रहा है। अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे अपनी तरफ से जोड़ना होगा तो वो प्रिपरेशन मेंस का होगा, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, धारा 10 है, वाद का रोक दिया जाना, ठीक है? इसका रोका जाना, वाद का। अब वाद को कैसे रोक दिया जाएगा? कोई भी न्यायालय या कोई भी कोर्ट किसी मुकदमे को कैसे रोक सकता है? कैसे रोक सकेगा? या तो वो फ्रॉड मुकदमा हो, या तो फिर सेम टू सेम मुकदमा किसी और कोर्ट में चल रहा हो, कोई ये भी मैटर है। सेम टू सेम मुकदमा किसी और कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन वह कोर्ट भारत के अंदर हो या भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन हो, तो वो उस पर कार्रवाई करने से कोर्ट मना कर देगा, ठीक है? यही है, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये धारा 10 और धारा 11 थोड़ा सा मिलता है, मैं उसमें अंतर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में, ठीक है? अब कैसे वाद के विचारण में? जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों, मुकदमा करने वाले यहाँ तक, फिर किन्हीं पक्षकारों के बीच, या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई भी पर्सन, अब किनमें से, तो इन्हीं पक्षकारों में से कोई भी पर्सन दावा करते हैं, ठीक है? और किसी पूर्वतन संस्कृत वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहा है। तो क्या विवाद दे रहा है? यही हक। जिस, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मुकदमा लेके आया, मैं लेके आया मुकदमा एक, मैंने एक केस फाइल की कोर्ट में कि भैया देखिए, इन्होंने हमारा 50,000 रुपया ले लिया है, वापस नहीं कर रहे हैं। और सेम टू सेम मुकदमा, मैं या मेरा बेटा, या जिससे मैं पैसा लेके आपको दिया हूँ वो व्यक्ति, किसी और कोर्ट में, यही किसी और कोर्ट में, चाहे उसी कोर्ट में फाइल कर दे मुकदमा कि ये मेरा पैसा लिए हैं, दे नहीं रहे हैं, तो दोनों सेम हो जाएगा, सेम हक हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा मुकदमा रोक दिया जाएगा, ठीक है? आगे कार्यवाही नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है? अब आइए चार्ट में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कोई भी न्यायालय किसी, ऐसे किसी भी वाद में आगे विचारण नहीं करेगा, ठीक है? इस वाद में जिसमें विवाद विषय, अब विवाद विषय का क्या मतलब है? ऐसा विषय जो विवादक, जो बना हुआ है, ठीक है? विवादक बना हुआ, अगर इसके पहले आपने वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि इशू फ्रेमिंग का क्या मतलब होता है। ये ये प्रोसीडिंग का मतलब, सिविल कोर्ट के प्रोसीडिंग का एक स्टेज है, ठीक है? इशू फ्रेमिंग, तो वही जो इशू है, वही इशू अगर किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विवाद्य है, तो तब ये विचारण नहीं करेगा, ठीक है? कोई न्यायालय किसी विवाद में आगे विचारण नहीं करेगा, लेकिन कब? जब वही विवाद विषय किसी पूर्वतन संस्थित मामले में भी प्रत्यक्षता और सारता विद्यमान है, ठीक है? अगर सेम टू सेम केस किसी पहले के केस में विद्यमान है, सेम टू सेम इशू किसी पहले के केस में विद्यमान है, तब वो उस पर विचारण नहीं करेगा। अब उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच, किनके बीच ये इशू है? उन्हीं, उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले पक्षकार, यानी कि जो पक्षकार आपस में पैसे का लेन देन किए थे, वही उन्हीं दोनों के बीच में अगर कोई मुकदमा है, तब, या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, चाहे मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल, चाहे मेरा, जिससे मैंने पैसा लेके आपको दिया है, या मेरा बेटा, ठीक है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोर्ट किसी ऐसे मैटर पर, किसी ऐसे केस पर विचारण नहीं करेगा आगे, जो पहले से और पूर्वतन संस्थित मामले में विवाद विषय सेम हो। अगर विवाद विषय सेम होगा, इशू जो है, केस का जो इशू है, अगर वो सेम है किसी पूर्व में संस्थित मामले में, तो वो उस केस पर आगे विचारण नहीं करेगा। सिंपल सा है यार, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है? अब देखिए, लेकिन वह वाद जो है, जो जो पूर्वतन संस्थित मामला है, वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ लंबित हो, लंबित होने का मतलब कहाँ चल रहा हो,
ठीक है, अभी लंबित हो, पेंडेंसी हो, अभी उसकी पेंडिंग में हो, ये नहीं कि फाइनल हो गया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो विचाराधीन है, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम है। तो देखिए, वो वाद जो है वो कहाँ लंबित होना चाहिए? वो वाद कहाँ लंबित होना चाहिए? तो चाहे उसी न्यायालय में लंबित हो या भारत के किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो। अब अन्य न्यायालय का मतलब कौन सा न्यायालय? जो अनुदेश अनुतोष देने की अधिकारिता रखता हो, ठीक है, यानी कि जो रिलीफ दे सकता हो, जिसको ये इतनी अधिकारिता हो कि वो रिलीफ दे सकता हो उस मैटर पे, वो। या तीसरा है भारत के परे किसी न्यायालय में। भारत के परे का क्या मतलब है? जैसे विदेश में कोई न्यायालय हो, लेकिन उसको भारत सरकार ही चला रहा हो, ठीक है, वो उस न्यायालय में पेंडिंग हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, ठीक है। चार चार प्रकार का न्यायालय दिया गया है यहाँ पे, कि अगर चारों में वो केस पेंडिंग होगा, ठीक है, और वो जो केस है जो पेंडिंग में है, उसका विवाद विषय यानी कि इशू जो है वो सेम टू सेम है, और उन्हीं दोनों पक्षकारों के बीच में ही है, तब तब जो है विचारण आगे कोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एक स्पष्टीकरण दिया गया है। धारा 10 का स्पष्टीकरण कहता है कि यदि वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है, मान लीजिए किसी फॉरेन कोर्ट में है, ऐसे कोर्ट में जो भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन ना हो, या भारत सरकार उस कोर्ट को ना चला रही हो, या भारत के अधीन ना हो, अगर उस कोर्ट में लंबित है, तो धारा 10 का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। धारा 10 उसी वाद हेतु पर विचारण करने से भारतीय न्यायालयों को नहीं रोकता है। मान लीजिए, स्पष्टीकरण कहता है कि मान लीजिए जो कोर्ट है जिसमें वो मैटर पेंडिंग में है, वो अगर भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन नहीं है, या भारत में स्थित न्यायालय में पेंडिंग नहीं है, किसी विदेशी न्यायालय में पेंडिंग है, मान लीजिए कि भारत में नहीं पेंडिंग है, अमेरिका में पेंडिंग है, तो कोई तो धारा 10 जो है विचारण करने से नहीं रोकता है किसी न्यायालय को। तब भारत का कोई भी न्यायालय उसी वाद हेतु पर, उसी काज ऑफ एक्शन पर वो विचारण कर सकती है, ठीक है। ये रहा आपका धारा 10। बस इतना ही था। धारा 10 आपने पूरा देख ही लिया, एक बार फिर से देख लीजिए कि धारा धारा 10 है भैया, वाद का रोक दिया जाना। कोई भी न्यायालय किसी भी वाद के विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा, पहले तो ये आप जानिए। कोई भी न्यायालय किसी भी वाद के विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा। अब किस वाद के विचारण में? तो जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच, या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनसे कोई भी दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विवाद जर रहा हो, मतलब कोई भी मैटर हो, उसका विवाद विषय जो है सेम है, तो आगे कार्रवाई नहीं करेगा। और बस इतना ही है। आगे कहा गया है कि कोर्ट मतलब वो पेंडिंग कहाँ होना चाहिए केस, तो ये कहा गया है कि ऐसा वाद उसी न्यायालय में, ठीक है, उसी न्यायालय में पेंडिंग हो, या भारत के किसी अन्य न्यायालय में, ठीक है, जो अब किस न्यायालय में जो दावा करने मतलब जो दावा किया गया है उसका अंकुश देने की अधिकारिता रखता हो, या भारत के भारत की सीमाओं के परे वाले किसी न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार में हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो, या चालू रखा गया हो, और वैसी ही अधिकारिता रखता हो जैसी भारतीय न्यायालय अधिकारिता रखते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, ठीक है। अब वो केस चाहे जहां पेंडिंग हो, भारत में ही होना चाहिए, या भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन होना चाहिए। अगर ऐसा है मैटर, तो कोई भी कोर्ट उसी वाद हेतु पर आगे विचारण नहीं करेगा, ठीक है। बस बहुत सिंपल सा था। 9 10 हम लोगों ने पढ़ ली, आगे 11 पढ़ेंगे। और बस 2 3 और सेक्शन है इस पार्ट में, अगले वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो मिल जाएगा आपको भी जल्दी ही। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।